सरकार की नाकामी तो है, लेकिन आपका इतना बड़ा संगठन है, उसके बावजूद भी आपको यदि किसी आरोपी का पुतला दहन करने का अवसर नहीं मिल रहा है, अनुमति नहीं मिल रही है, तो आप क्या करते हैं? देखिए, हम तो सरकार का पुतला दहन करेंगे, सरकार अनुमति कभी नहीं देती इसमें। कहीं भी चले जाइए, कोई भी सवाल तो शायद नहीं, हम समझ रहे हैं आप ये करेंगे। सौरभ शर्मा का पुतला दहन करने के लिए आपकी कांग्रेस कमेटी ने अनुमति मांगी थी, आपके अधिवक्ता नितिन जी ने बताया था, अनुमति नहीं दी गई। तो इतनी कमजोर हो गई कि आपकी पार्टी आपको विरोध करने के लिए भी अनुमति नहीं हुई। हम लोग कह रहे हैं आपसे कि अनुमति सरकार नहीं देती है, लेकिन हम लोग का काम पुतला दहन करना, हम लोग का काम विरोध प्रदर्शन करना, हम लोग का काम है जो जनता सरकार की नाकाम है उसको जनता तक पहुँचाना। सर, सार्वजनिक स्थल पर पुतला दहन क्यों नहीं किया सौरभ शर्मा? हम लोग पुतला दहन तो एक सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, चाहे वो हम सार्वजनिक जगह पे करें चाहे निजी जगह पे करें, एक सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। और हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को यदि उसको स्वीकार करना है नहीं करना उनका काम है। उससे साफ है कांग्रेस कमजोर है। इससे ये साफ है कि पुलिस हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार नहीं आए, वह सौरभ शर्मा का बचाव नहीं आए, नहीं तो वो हमको पुतला दहन करने की अनुमति क्यों नहीं दी? इससे सीधा मतलब सरकार उसका बचाव कर रही है। अब मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया आज तो अलग लगा दिया जाएगा। सरकार जो ने किया रैली में कल वो आपने सीएम का किया था, सौरभ शर्मा का करना है और उसके साथ साथ लोकायुक्त का भी करना है। ये हमारे प्रदेश से मुख्यमंत्री से ज्यादा अच्छा हम लोगों ने समझा मुख्यमंत्री भी कि सौरभ शर्मा का किया जाए जो मुख्य अपराधी है। मुख्यमंत्री का भी करना है, सौरभ शर्मा का भी करना है और लोकायुक्त की जो संस्था जो भ्रष्ट हो चुकी है। आप सबको ये पता होगा कि जो इसके लोकायुक्त निदेशक थे, इनका नाम था जयदीप प्रसाद जो लोकायुक्त के निदेशक थे, जैसे ही उन्होंने सौरभ शर्मा के ऊपर मामला दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का, तो उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया। तो आप ये बताइए कि जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर करने के पीछे क्या साजिश थी? तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि सरकार ये सारी चीजें करवा रही है सौरभ शर्मा से। देखिए, मेरा सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग हम जनता की आवाज़ हैं और जनता तक हमारी ये मुद्दे हैं, क्योंकि चाहे सौरभ शर्मा का मामला हो, ये जो उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली है, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है या जनता के पैसों की संपत्ति है। ये किसी एक व्यक्ति के पास होना निश्चित रूप से गलत है। तो हम सबकी जवाबदारी है कि जनता तक ये बातें पहुंचा ताकि जनता भी इस विरोध में उतरे। और हमारी ये 2-3 मांगे हैं इस मामले में, सौरभ शर्मा के मामले में। ये पहली मांग तो ये है कि सरकार चालान पेश नहीं कर पाई, उसके पीछे की सरकार वजह बताए। दूसरी जो मांग है हमारी वो ये है कि जयदीप प्रसाद के ट्रांसफर को ट्रांसफर करवाने की ये किसकी साजिश है। तीसरी मांग है हमारा ये कि जो अभियोजन की अनुमति सरकार ने रोकी, तो वो क्यों रोकी? सरकार तो चाह रही थी, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती कि हम भ्रष्टाचार को घटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, तो फिर सरकार ने फिर अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं की? और अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी, इसलिए उसका चालान पेश नहीं हो पाया। और चौथी मांग ये है कि हमारी की लोकायुक्त की जो संस्था है, इसका जो चालान पेश करने का दावा है, चालान पेश करने की बात है, ये केवल एक बार की बात नहीं, कई बार की ऐसी बात हो चुकी है। लोकायुक्त की संस्था हमेशा उस चीज में हिस्सेदार बनने का काम कर रही है। सरकार की जो नाकामी है, भ्रष्टाचार में हिस्सेदार बन रही है लोकायुक्त की संस्था, जबकि उसके लिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया था। तो भ्रष्टाचार, इस संस्था को खत्म करके कोई नई संस्था का गठन किया जाए, हमारी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, प्रदेश स्तरीय मांग है। कि मामले को आप लोग सड़क पर उठा रहे हैं, विधानसभा में क्या तैयारी है? देखिए, विधानसभा में हमारे आप सबने देखा होगा कि लगातार जितने दिन सत्र चला, अभी बजट सत्र चला, उससे लगातार हमारे जो विधायक साथीगण हैं वो लगातार कभी सांप लेकर के, कभी कुंभकर्ण की जगह करके, आपने सबने मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था। तो लगातार हमारी सरकार विरोध कर रही है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं उसका। सौरभ शर्मा की लिंक किससे मिली है? सरकार तो ठीक है आप कह देती हैं, बहुत बड़ी सरकार होती है, लेकिन आप लोग 2 महीने में कोई लिंक ढूंढ पाए या किसके संबंध से, किनके थ्रू? निश्चित रूप से जिस विभाग के वो है, परिवहन विभाग का मामला है ये। परिवहन मंत्री से, पूर्व परिवहन मंत्री की बात करना चाहे, वर्तमान परिवहन की मंत्री की बात कर लो, उनसे मिले हुए। और ये सरकार का ये ढूंढना, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि सौरभ शर्मा के पास इतनी आपको संपत्ति कहाँ से आई है। वही तो सबसे बड़ा सरकार का फेलियर है कि सरकार ये ढूंढ क्यों नहीं पा रही है कि आखिर ये संपत्ति आई कहाँ से, ये संपत्ति उन्हें इकट्ठी करी कहाँ से। एक लिंक सरकार अभी तक नहीं, ईडी नहीं ढूंढ पाई, सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, कोई भी जांच एजेंसी नहीं ढूंढ पाई कि आखिर ये आई कहाँ से संपत्ति। आपने 2 बातें बताई, आप एक
तरफ कह रही है फेलियर है और दूसरी तरफ कह रही है संलिप्तता। तो दो बातों में से क्या मानना है? देखिए फेलियर भी है, हम तो फेलियर मानेंगे, और इसके साथ साथ संलिप्तता भी है। और संलिप्तता है इसलिए तो वो फेलियर करता है, संलिप्तता है इसलिए तो वो उजागर करने की बात नहीं करता है, इसलिए वो दबाने की साजिश कर रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उमंग सिंह राज जी ने रखी है, सरकार को दी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। आप रुको भाई, जो है लैंड पूलिंग एक्ट का बहुत ही किसानों की आवाज़ों को छीनने का जो कानून बनाया है लैंड पूलिंग एक्ट, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस पर भी जरूर जनता के बीच में ये बातें रखें मीडिया के माध्यम से, ताकि किसानों की ज़मीन, जो किसानों की खून पसीने की कमाई है, उसको बचाया जा सके। लैंड पूलिंग एक्ट के माध्यम से सरकार बिना परमिशन के उनसे ज़मीनें ले लेगी, मतलब 50% ज़मीनें फ्री में सरकार लेने की योजना बना रही है। आप सबने देखा होगा उज्जैन में चिंतामणि मालवीय जो है दलित विधायक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुद अपनी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो जमीनें जबरदस्ती छीनने का कानून बना रही है। तो जब सरकार खुद ही घेर रही है और चिंतामणि मालवीय जी को भारतीय जनता पार्टी नोटिस भेजती है। लेकिन सरकार का तो ये दावा है कि हम जमीन के बदले जमीन देंगे और उसमें भी 50% जमीन जो है उसको डेवलप करके देंगे ताकि किसान के वो काम आए। तो अभी ये चीज़ लागू नहीं हुई, आप कैसे कह सकते हैं किसानों के हित का काम नहीं? देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये 2013 में कानून था। 2013 में जब RFCTLARR 2013 को यूपीए गवर्नमेंट ने जो कानून लाया था, वो ये प्रावधान उसमें था कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी और गाँव में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और शहरों में 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा जितनी उसकी कीमत है। परंतु जो अभी 2015 में लैंड पूलिंग एक्ट आया है उसमें ये प्रावधान है कि आपकी मान लो कि 20 एकड़ जमीन है तो सरकार 10 एकड़ तो फ्री में ले लेगी और सरकार कह रही है कि 10 एकड़ हम डेवलप करके देंगे। अब ये नहीं पता कि डेवलप करके क्या देंगे। अब हमें ये बताइए आप कि जो किसान उसको खेती करता है और वो डेवलप हो जाएगी तो वो करेगा क्या उस डेवलप जमीन का? अभी तो खेती करके अनाज निकाल रहा है, पालन पोषण चल रहा है उसका, तो वो जमीन का करेगा क्या? और आधी सरकार फ्री में ले लेगी। और दूसरी बात ये कि 2013 में जो कानून था उसमें ये था कि सरकार किसानों की सहमति लेगी, और अब ये है कि किसानों की सहमति हो या ना हो सरकार जमीनें छीनने का काम करेगी। तो ये किसानों की जमीनें छीनने की साजिश की जा रही है। ये वाला कानून तो अपना गुजरात में लागू है। बिल्कुल, गुजरात में सरकार है उनकी तो लागू कर लेंगे। अभी भी सरकार है तो लागू इसलिए कर लेंगे क्योंकि बहुमत भी उनके पास है, कोई भी कानून लागू कर लेंगे। लेकिन हमारी तो जवाबदारी कि हम जनता तक पहुँचे, जनता में उसका विरोध प्रदर्शन करें। मैडम आपने सवाल का जवाब दिया, मैंने कहा कि कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया तो 12 लोग मौजूद थे, उसका जवाब देखिए आप देखिए कांग्रेस का जो प्रोग्राम ना हर जगह कल ऐसा ही हुआ। कल अचानक से ही प्रोग्राम आया, कल 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम आया, सारी जगह पुतला दहन किए गए। बहुत सारी जगह कम लोग थे, हमें भी बस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करना था और हमने किया, हर जगह किया। देखिए संगठन कमजोर है या नहीं, ये देखो ये तो हमारे क्षेत्र जो है राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार किया है ये बात। कहीं ना कहीं हम कमजोर होंगे तभी तो हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में हम इसलिए नहीं है ना कि हम कमजोर हैं कहीं ना कहीं। मैडम कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, इसके पहले भी उठाया था पत्रकार वार्ता और अधिकांश मुद्दे प्रदेश स्तर के जिले से जिले स्तर के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर कब वापस आएंगे? आज जो मैंने पत्रकार वार्ता की है मैं उस पर आ ही नहीं पाई। दो मुद्दे ये प्रदेश स्तर के थे और ये बाकी के मुद्दे हमारे विधायक जी भी, पूर्व विधायक जी भी करेंगे बातें। हम लोगों ने लोकल के मुद्दे में इसमें शामिल की। और दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अभी वर्तमान पदस्थ हूँ और दमोह की मीडिया प्रभारी बनी हूँ और मैं लगातार आपके बीच में आती रहूँगी हर महीने, और हर महीने कम से कम एक जी। देखिए मैंने इसको बोला भी था और मैंने इस पर एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे, तो काफ़ी लोगों ने रिएक्शन दिया था, गलत रिएक्शन दिया था। परंतु मैं समझती हूँ कि संविधान के दायरे में सारी चीज़ें होनी चाहिए। संविधान के दायरे में यदि कोई भी कानूनी कार्रवाई कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो संविधान के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सीएमओ ने कुछ गलत किया था तो संविधान के दायरे में होना चाहिए। यदि किसी को कुछ गलत लगा तो उसको या तो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था या कलेक्टर साहब से शिकायत करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें करना गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जी देखिए, क्या कांग्रेस दमोह में बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है, सामने जनता की आवाज़ बनने की बात आप लोग करते हैं, मुद्दे था
अब बताइए कौन से मुद्दे उठाना है। और नहीं, आप लोग अगर आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, यहाँ बड़े और हम लोग तो पत्रकार हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल अगर आप हम लोगों की उठाएंगे। नज़र और नहीं मैं बता रही हूँ कि मैं मीडिया विभाग हमारा बहुत ही सक्रिय रूप से अब काम करेगा। हमारी कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं, उसी के लिए अब मीडिया विभाग बहुत सक्रिय है। मैं वहाँ से आई हूँ, मैं रहेली क्षेत्र की राजनीति करती हूँ, यहाँ आई हूँ केवल इसी के लिए कि हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया विभाग भी अच्छा हो और आप लोगों के माध्यम से जनता तक हमारी बातें पहुँचे और जनता के मुद्दे जो है वो जनता तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, ताकि सरकार भी जागे। देखिए ऐसा है, अभी जो दमोह से ज्वलंत मुद्दे थे, आपको पता होगा जिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान महिलाओं को हम लोगों ने कानून को तरफ न देखते हुए हमारे साथियों ने जिला चिकित्सालय में जाकर ज्ञापन दिया कि आपको स्वीकार करना। इसके पहले जब मौत हुई थी, हम लोगों पर बंदिश थी कि आप अस्पताल के 100 मीटर दायरे में प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम लोगों ने राम कुमार स्कूल के सामने टेंट गाड़ के प्रदर्शन किया। अभी ओलावृष्टि हुई, फसलें खराब हुई, हमने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे साथियों ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने दौरा किया, सरकार से मांग की। जब सरकार से मांग की तो दूसरे दिन ही कलेक्टर महोदय ने पटवारी और आरआई को आदेश जारी किए कि वो होना चाहिए। कांग्रेस सजग है, कांग्रेस जनता की आवाज़ को उठा रही है। थोड़ा आप लोग भी साथ दें, आप लोग भी देखें और रहा सीएमओ की तालीम करने का, ये अधिकार किसी को नहीं मिलना। संविधान में रहकर और कानून को मानकर, अब भाजपा का तो काम ही है कानून को तोड़ना, पुलिस का काम है कानून को तोड़ने वालों को संरक्षण देना। और देखिए ठीक है, फुहारे के ऊपर वो लग गए, भगवा ध्वज लगाए, वो लगाए, एक त्योहार है, लगना चाहिए। नगर पालिका से परमिशन ले लो, परमिशन लेकर लगा दो, किसने रोका? लेकिन किसी का मुंह काला करके विरोध करना, ये बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब है आप कानून को हाथ में लेके काम कर रहे हैं। एफआईआर नहीं हुई अब तक इस मामले पर, क्या मतलब? अब एफआईआर नहीं हो रही, वो एसपीओ कलेक्टर जाने को, वो तो भाजपा का फेलियर है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का फेलियर है। आप क्या मानते, दबाव दिया गया? देखिए दबाव है या क्या नहीं है, एसपी साहब और कलेक्टर साहब, इसमें कलेक्टर महोदय के अलावा मुख्य रूल होता है एफआईआर या वो थानेदार। और अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ नाइंसाफी हो रही। ये किस कानून में लिखा है कि अगर हम कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसका मुंह काला करना? ये मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने झंडे निकलवाए, ये बात भी गलत है, लेकिन किसी की गलती की सजा इस प्रकार से देना, ये बात को समझ नहीं है। सीएमओ कह रहे हैं कि फर्जी पेमेंट कराना चाहते हैं। अब वो सीएम और उनके बीच का मामला है, इसमें हम क्या बताएं किसका फर्जी है और किसका। अब जब सीएमओ कह रहे हैं कि वो फर्जी पेमेंट करा रहे हैं तो सीएमओ को ये बात आप लोगों के माध्यम से आगे लाना चाहिए। बताएं तो बताना है ना? सीएमओ अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम लोगों का कहने सीएमओ कह रहा है, उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। कहने का मतलब यही है कि यदि हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो घृणा फैलाने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, तो हम सबको मिलकर के इन चीज़ों से ध्यान ना भटका के जनता के असल मूल मुद्दों पर आना होगा और जनता को भी इन मुद्दों पर लाना होगा। क्योंकि हमारे साथी भी जो है, हमारे जनता के भी बहुत सारे लोग हैं जो इन मूल मुद्दों से भटक रहे हैं। जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बच्चे तो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो गरीब जनता है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत क्या है आप सबने देखी होगी। तो वो आप गरीब जनता के बच्चों को दंगों में झोंकने का काम कर रही है और हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो हमारा मतलब ये है कि सारे लोगों को ये समझना होगा कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों से बाहर आकर के
आज अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ, आज चीन हमारे साथ क्या कर रही है, इन मुद्दों पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। तो असल मुद्दों पर रहने की ज़रूरत है। घृणा जो फैला रहे हैं उसे बचने की ज़रूरत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में राहुल गांधी जी कहाँ थे आपके? देखिए, राहुल गांधी जी कहीं भी हों, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बिल का जो लाए है उसका विरोध किया है। उसके बाद भी पास हो। अब हमारा बहुमत नहीं है तो निश्चित रूप से पास होना स्वाभाविक सी बात है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक तो उनका पहला। लेकिन राहुल गांधी जी केवल हमारी पार्टी के शीर्ष नेता नहीं हैं, बाकी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे से लगा करके बाकी जो हमारे सांसद हैं लोकसभा के, सारे लोगों ने बिल का विरोध किया। और लगातार आप देख रहे होंगे कि रात के 2-3 बजे तक रात की चर्चा चलती रही। उसके बाद भी बहुमत ना होने के बाद हमारा वो जो बिल हम लोग नहीं चाहते थे पास हो गया। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक जो अल्पसंख्यक है और ये वक्फ बिल वोट जिसको विरोध होना था पास हो गया, तो आपका जो ये बहुसंख्यक वोट है ये कहीं भाजपा की? देखिए, हम लोग सच्चाई का साथ देते हैं, कांग्रेस पार्टी सच्चाई का साथ देती है। जहाँ गलत होगा उसका साथ नहीं देंगे। हम लोग को वोट बैंक की परवाह नहीं, हम लोग को देश की जनता की परवाह है।